So today we will again continue with the nutritional assessment scales. Last class we have seen about the scales. There were three main scales with that were employed. One was in community, then in hospital, and then for the elderly person. तो आप लोगों को याद है क्या क्या बताया था पिछली क्लास में? चलिए आप बताइए ही ना. माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल मस्ट के बारे में बताया था. हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनल रिस्क स्क्रीनिंग एनआरएस के बारे में बताया था, और एल्डरली में मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट एमएनए के बारे में बताया था. और फिर एक और स्केल जो आईसीयू पेशेंट की स्क्रीनिंग, जो आईसीयू पेशेंट के लिए करता है ना, न्यूट्रिक स्कोर के लिए. तो ये आपको बताया फिर, ठीक है. इसको तो दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है नहीं. तो आगे स्टार्ट करते हैं फिर मेथड्स फॉर इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट. अब क्या बोल रहा है कि फॉर सम पेशेंट्स स्क्रीनिंग इज नॉट इनफ. क्या बोलते हैं? फॉर सम पेशेंट्स स्क्रीनिंग इज नॉट इनफ and a more detailed assessment is necessary. The first widely accepted tool for nutritional assessment was the Subjective Global Assessment, SGA. Nutritional assessment is more complex than screening. जो हम लोग स्क्रीनिंग देखे थे उससे ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, and should include the following principles. कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला कौन प्रिंसिपल है? हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. इसमें क्या क्या देखते हैं? फैक्टर्स लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन, देन पेन, then weight loss, appetite, diet history, medical and drug history, gastrointestinal symptoms. इसमें क्या क्या देखना है? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया और वोमिटिंग, then fever, symptoms of psychiatric illness, depression and anorexia nervosa. क्या होता है बताओ अपूर्वा? खाने का मन नहीं करता. देन क्लिनिकल फाइंडिंग. पहला प्रिंसिपल हिस्ट्री हुआ. दूसरा क्या? क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या क्या देखेंगे? टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, देन न्यूट्रिएंट लॉसेस फ्रॉम वुंड्स, फिस्टुला, देन फंक्शनल असेसमेंट. फंक्शनल असेसमेंट में क्या क्या है? मसल स्ट्रेंथ, मेंटल एंड फिजिकल डिस्फंक्शन, देन मेंटल स्कोरिंग सिस्टम, देन मूड स्टेटस. अगला क्या प्रिंसिपल है? एनर्जी एक्सपेंडिचर. ये प्रिंसिपल 3 है. ये पार्ट ऑफ फंक्शनल असेसमेंट नहीं है. ये थर्ड प्रिंसिपल है. देन लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी टेस्ट में क्या देखते हैं? हिमेटोलॉजिकल स्क्रीन है ना, एनीमिया वगैरह के लिए चेक करते हैं, जो भी करना है. बायोकेमिकल पैरामीटर्स में यूरिया, क्रिएटिनिन, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट. देन क्वांटिफाइंग इन्फ्लेमेशन एंड डिजीज सीवियरिटी, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल. इसका डिटेल भी अभी बताएंगे. एग्जांपल ट्रांसथायरेट्री, ट्रांसफेरी. प्लाज्मा चेंजेस इन मिनरल्स. कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना. तो ये सब सारे. और प्लाज्मा लेवल ऑफ विटामिन. Fe is for iron, Zn for zinc. Then fluid balance.
there are many methods and indices which are based on the above assessment method. ये भी प्रिंसिपल ही है. Assessment methods, their interpretation and correlation, however, can still be problematic. थोड़ा सा दिक्कत होता है फ्लूइड बैलेंस को निकालने में. अब हिस्ट्री में क्या क्या देखते हैं. The history or patient subjective description of symptoms is the starting point for any nutritional assessment. स्टार्ट इसी से करते हैं. Besides recent weight changes and dietary intake, it also includes dietary habits, allergies and food tolerance, medications, current functional capacity, including recent limitations and previous limitations. Physical examination में क्या क्या देखते हैं. The main objective of physical examination is to detect signs of nutrient deficiencies or toxicities and tolerance of current nutritional support using the traditional methods of inspection, palpation, percussion and auscultation, जो कि हम लोग फिजियोथेरेपी में बहुत कॉमनली यूज करते हैं पेशेंट के असेसमेंट के लिए. सेम चीज. The physical examination should include assessment of muscle mass and subcutaneous fat stores, inspection and palpation for water retention जैसे edema and ascites, inspection and evaluation for signs and symptoms of vitamins and mineral deficits, such as dermatitis, glossitis, scoliosis, neuromuscular irritability, and coarse, easily pluckable hair. ये बहुत बड़ा साइंस एंड सिम्टम्स है malnutrition का. प्लकेबल हेयर जो है मालनरिश पेशेंट में बहुत कॉमन है. अगला क्या है. मेजरमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन. Body composition describes the body components such as fat mass, fat-free mass, muscle mass and bone mineral mass. In percentage terms, depending on the body composition, model is used. Body composition changes due to starvation, underlying disease and mobility or exercises. Several simple methods to measure body composition are available. BMI. BMI होता क्या है. ये भी एक हमारा क्या है इंडिकेटर है ना. तो जितने भी स्केल थे उसमें सब में ये आ रहा है. The BMI is calculated by measuring height and body weight. Low and high BMI values are associated with increased morbidity and mortality. Weight for height is usually expressed in these forms and allows comparison of both sexes and most age groups against a narrow normal range. The BMI does not describe body composition. ये केवल क्या करता है. हाइट,
और हाइट और वेट का रेशियो बताता है। A high BMI can be seen in fat individuals and also in very muscular athletes। मतलब एथलीट्स का भी BMI हो सकता है बहुत हाई, और बहुत फैटी का भी बहुत हाई हो सकता है। ये नहीं बोल सकता कि फैटी है तो BMI कम होगा और एथलीट है तो BMI ज्यादा होगा। एथलीट का तो ज्यादा होगा ही होगा, फैटी का भी ज्यादा हो सकता है। BMI है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर 20 से 25 है तो नॉर्मल, 25 से 30 है तो ओवरवेट, मोर देन 30 है तो ओबीस, 18.5 to 20 है तो पॉसिबल अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन, और लेस देन 18.5 है तो ऑलवेज है अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? इंडिविजुअल विथ ए लो BMI may have increased fat free mass. On the other hand, individual with a high BMI may have a disproportionately low fat free mass, placing them at an increased risk of failing to overcome disease or trauma. In older adults, a BMI less than 22 kg per meter square is considered undernutrition or malnutrition. अब क्या हो गया? Bedside anthropometric measurement. Anthropometric measurements of limb circumference and skin folds represent simple, non-invasive and inexpensive ways of assessing the nutritional status. While mild arm circumference has been shown to reflect the muscle mass, tricep skin fold thickness is considered to be an indicator for subcutaneous fat. सबसे पहले क्या है? Mid arm circumference, MAC. MAC is measured using a tape at the midpoint between the acromion and olecranon process. With the use of reference table, the muscle mass can be estimated. इसके लिए reference table आता है। अगला क्या है? Triceps skin fold thickness. Skin fold measurement by calipers at different sides of the body requires considerable skill, and there can be as much as 20% inter-observer error. एक ऑब्जर्वर से दूसरे में 20% के क्या रहेंगे? एरर के चांसेस रहते हैं। स्किन फोल्ड कैलिपर है ना, आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं। एक स्किन फोल्ड कैलिपर हम लोग भी मंगाएंगे कंप्यूटराइज, लिखो भैया, है ना? कंप्यूटराइज वाला मंगाओ, अच्छा वाला। अपने को ओपीडी में चाहिए नहीं, अब जो डाइट वाला क्लिनिक खुल रहा है उसको। अगला क्या है? CHI। ये आजकल ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्रिएटिन इज मेटाबोलाइज्ड टू क्रिएटिनिन at a more or less stable rate and reflects the amount of muscle. It is different in man and woman according to their different muscle masses. Correlation. Creatinine excretion correlates with lean body mass and body weight. The CHI is also dependent on urine creatinine excretion. The creatinine in high index
is a measure of lean body mass and is calculated as, ये फॉर्मूला है CHI परसेंटेज का, measure 24 hours urinary creatinine into 100 upon normal 24 hours urinary creatinine. A deficit of 5 to 50% may be classed as mild, 50 to 30% moderate, and more than 30% as severe depletion. Renal efficiency, meat consumption, physical activity, fever, infection, and trauma influence urine creatinine excretion. ये जल्दी यूज आजकल नहीं होता, बहुत कम यूज होता। अगला क्या है? अगला है न्यू टूल्स फॉर मेजरिंग बॉडी कंपोजिशन। सबसे पहला है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, BIA। दूसरा DEXA, ये हम लोग सब जानते हैं ना, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। अगला क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। और लास्ट CT, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सबसे फर्स्ट BIA है ना। BIA is a simple inexpensive and non-invasive method of estimating body composition. It is suitable for routine bedside measurements. It relies on detection of body's conductivity, typically between wrist and ankle, which differs according to the relative proportions of fat, muscle, and water. BIA gives good information about total body water, body cell mass, and fat mass in subjects without significant fluid and electrolyte abnormalities when the appropriate equations are used. इसमें और एडवांसमेंट नया एक आ गया है, उसको बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। क्या बोलते हैं? A new development in this field is the use of bioelectrical independence vector analysis, है ना। पहले क्या था? बायोइलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंस एनालिसिस, अब हो गया है बायोइलेक्ट्रिकल impedance vector analysis. The position and the length of the vector provide information about hydration status as well as body cell mass and cell integrity. अगला आ जाइए DEXA. DEXA depends on analysis of radiological density and is useful indirect method of measuring the volume of fat mass, fat free mass and bone mineral mass. अभी तक कितना भी देख रहे हो उसमें बोन मिनरल मास कहीं पे भी नहीं आया। DEXA जो है वो फर्स्ट है, आगे भी आएगा हमारे। DEXA is relatively inexpensive and increasingly used in clinical practice and research. The only drawback is a small radiation exposure. It is currently regarded as a gold standard by many authors. आया gold standard finally। सबसे बेस्ट यही हो गया। अगला क्या है?
MRI and CT. MRI and CT imaging can also be used for the assessment of body composition. MRI and CT allow not only the quantification of fat mass and fat-free mass, but also give information about the regional fat distribution and enable an estimate of the amount of skeletal muscle. लेकिन इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं. रीजन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव नहीं, वेरी एक्सपेंसिव. Other sophisticated methods are, other than these are the other methods which can be used for nutritional assessment. These are dilution methods, the measurement of body potassium, and in vivo neutron activation analysis. अब ये क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि ये वेरी वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन इनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है. तो हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? फ्री का, है ना, असेसमेंट से, फिर आए स्क्रीनिंग से, फिर आए थोड़ा खर्चे पे. तो थोड़ा खर्चे पे आए तो क्या देखा था? डेक्सा था और BI है. उसके बाद थोड़ा महंगे पे आए तो क्या आ गया? CT और MRI. और वेरी एक्सपेंसिव पे आए तो क्या आया? डाइल्यूशन मेथड आ गया तुम्हारा, पोटेशियम मेजरमेंट आ गया और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस आ गया. ये भी एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता. बॉडी कंपोजिशन क्या है? नाइट्रोजन बैलेंस. बॉडी कंपोजिशन कैन चेंज ड्यू टू ए पॉजिटिव और ए negative nitrogen balance. A negative nitrogen balance is often seen in critically ill patient. The determination of nitrogen balance requires a careful estimate of intake and all routes of nitrogen loss. Namely, कौन सी 3 चीज? यूरिन, फीसेस एंड डर्मल लॉसेस. तो NB नाइट्रोजन बैलेंस को कैसे निकालेंगे? I मतलब पूरे दिन का इंटेक माइनस यूरिन, फीसेस एंड डर्मल लॉसेस माइनस कर देंगे, निकाल लेंगे. अब कैसे इसका यूज होता है? नाइट्रोजन बैलेंस इज एन अपरेंटली सिंपल कंसेप्ट. ये हॉस्पिटल में बहुत यूज करते हैं. भैया 1 लीटर पानी पिया, यूरिन कितना हुआ? याद करो. सुसु आ रहा है कि नहीं, पोटी आ रहा है कि नहीं, क्या ये नाइट्रोजन बैलेंस ही बेसिकली वो देखते हैं. नाइट्रोजन बैलेंस इज एन अपरेंटली सिंपल कंसेप्ट फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ओवरऑल नाइट्रोजन इनटेक ऑफ द बॉडी एंड इट्स नाइट्रोजन लॉसेस. वैलिडिटी क्या है? द वैलिडिटी ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस इज अफेक्टेड बाय severe nitrogen retention disorders, accuracy of the 24-hour urine collection, and completeness of protein and amino acid intake data. अब अगला देखिए क्या है? मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन. ये कैसे करते हैं? The grade of inflammation correlates with the disease activity and changes in body composition. Therefore, some laboratory parameters have to be included in detailed assessment. Extensive laboratory testing is not recommended for the assessment of the nutritional status, but these parameters give information about the disease severity. कौन से कर सकते हैं? इंटरप्रिटेशन क्या है? TTR एंड CRP का. इम्पेयर्ड है, रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह घटेंगे तो ये आगे लग गया.
ट्रांसथायरेट्रीन और सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा इंटरप्रिटेशन, और अगर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा इंटरप्रिटेशन। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन का है। अगला क्या है, मेजरमेंट ऑफ फंक्शन। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंगली रिगार्डेड एज एन important in nutritional assessment, and indeed muscle strength and cognitive and immune functions all influence the quality of life. अगला क्या है, muscle strength. Muscle strength is a good functional parameter with which to predict the outcome in both acute and chronic situations. Both muscle size and muscle inflammation are interdependent predictors. First of muscle strength and secondly of outcomes. In addition, it is an excellent predictor not only of short but also of long-term mortality. अगला क्या है, cognitive function. It is important to include a measurement of cognitive function. कौन सा, mood, concentration, memory in a detailed assessment. There is however no established consensus on the tests which can most optimally be used. अगला क्या है, immune function. Total lymphocyte count TLC and delayed hypersensitivity reactivity DHR have been used in the past to detect malnutrition related immunosuppression. अगला क्या है, quality of life assessment. क्या बोलते हैं, इन क्लिनिकल असेसमेंट more and more the overall quality of life assessment is used. QOL measurement is time consuming. QOL is based on the perception of well-being in different domains. सबसे पहला क्या है, फिजिकल में मोबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ. देन सिम्टम्स में पेन, वेट लॉस, एपिटाइट लॉस होना चाहिए. एपिटाइट लॉस, nausea, constipation and डायरिया. साइकोलॉजिकल में एंजाइटी एंड डिप्रेशन. देन सोशल में आइसोलेशन. ये बहुत बड़ा रीजन है, सोशल रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. अब आ जाओ अगला क्या है, असेसमेंट ऑफ फूड इनटेक एंड न्यूट्रिशनल क्वेश्चनर्स. जो हम लोग क्वेश्चनर्स बनाते हैं. लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये चौथा पॉइंट है, अलग है. स्क्रीनिंग करी अलग, ठीक है, उस पर असेसमेंट करा, उस पर सारे इन्फ्लेमेशन वगैरह के पैरामीटर देखे, और ये चौथा टाइप है. एक में डेक्सा वगैरह जो देखा, ये चौथा टाइप है. क्वांटिफिकेशन ऑफ फूड इनटेक एंड इट्स कंपैरिजन विद एनर्जी एक्सपेंडिचर may not only describe current status but may also predict whether the patient's nutritional status is likely to improve or deteriorate. Nutritional balance is equal to intake minus expenditure. Food intake measurement is one of the main tools
for assessing nutritional risk in individuals and is also useful in population and epidemiological studies. Food intake can be measured using either 3 or 7 days food diaries kept with the patient or by food intake charts kept by nursing staff and used by the dietitian to calculate energy and protein intake. अगला है questionnaires. A questionnaire is a working instrument for measurement, evaluation, survey, decision on treatment और diagnosis and research. तो इन सब पर्पसेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनर को यूज कर सकते हैं. द एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है? द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स डीलिंग विद द न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स. इवैल्यूएशन में क्या कर सकते हैं? टू गेट एन इंप्रेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस in order to make correct clinical decisions. A good questionnaire has to be valid, to be reliable. ये तो सब जानते हैं. The result have to be repeatable and the results for the same questions have to be very near to each other. अब हम लोगों ने जो देखा उसका समरी, पूरा जो किया हम लोगों ने, क्या बोल रहा? ऑल पेशेंट्स शुड हैव their nutritional status recorded at the admission to hospital. ये हम लोग देख चुके हैं. जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, सबसे पहला काम सारी चीजें नॉर्मलाइज करने के बाद, यानी कि आया तो न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कर, सारी चीजें नॉर्मलाइज करने के बाद उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे? उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करेंगे. और ये कितने देर में होना चाहिए? विदिन 24 to 48 आवर्स में होना चाहिए. उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद एक पर्टिकुलर गैप के बाद रेगुलर इंटरवल पे उसका कंटिन्यूअसली चेक होना चाहिए. जिसके अलग अलग पैरामीटर्स हम लोगों ने देखे कि हॉस्पिटल में होगा तो वीकली कर रहे थे, केयर सेंटर में था तो मंथली कर रहे थे, और उसके बाद कम्युनिटी में था तो 2 महीने 3 महीने में कर रहे थे. फिर डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग 0, 1, 2 था, तो उसमें जो चेंजेस थे वो सारा हम लोगों ने देखा उसी की सर्वे. न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग इज ए टूल फॉर रैपिड एंड simple evaluation of patients at risk of undernutrition. ये जो टूल है वो क्या है? बहुत ही सिंपल है और हम लोग बहुत रैपिडली इसको लगा सकते हैं. किस लिए? जो पेशेंट रिस्क पे है माल न्यूट्रिशन के लिए या अंडर न्यूट्रिशन. जो सबसे ज्यादा मोस्टली फॉलोड गाइडलाइन है वो किसके द्वारा दिया गया था? ESPEN के द्वारा. ESPEN recently published guidelines for screening and recommends must for the community the NRS 2002 for the general hospital and the MNA for the
एल्डरली। ये तीनों स्केल देखे थे, इसमें एक अलग भी था, चौथा भी था, नाइट्रोजन वाला था ना। द NRS 2002 एंड द MNA आर वेल वैलिडेटेड। तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज भी इसी को करते हैं, MNA। न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज अ मोर डिटेल्ड अप्रोच and has to be done in those patients screened at risk or when metabolic or functional problems prevent a standard plan being carried out. ये भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, अगर स्क्रीनिंग में नॉर्मल निकल आया तो कोई जरूरत नहीं असेसमेंट के लिए ले जाने की। लेकिन अगर मालनरिश्ड है या पेशेंट रिस्क पे है मालनरिशमेंट के, तो उसको असेसमेंट के लिए ले जाते हैं, फर्दर इवैल्यूएशन के लिए ले जाते हैं। अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। पेशेंट्स हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये अनदर वे था, दूसरा वे ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट का था। न्यूट्रिशनल असेसमेंट का अलग तरीका था। डिजीज स्टेटस, फंक्शनल असेसमेंट एंड लेबोरेटरी टेस्ट आर यूज्ड। ये सब इसके एसोसिएशन में यूज कर सकते हैं। जितनी भी चीजें करेंगे उसका गोल क्या होगा? द मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स एट रिस्क एंड टू स्टार्ट एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन इन ऑल पेशेंट्स एट रिस्क। तो जितना आपको पढ़ाया उसकी ये समरी है, ये सारे रेफरेंसेस हैं। कोई क्वेरी हो तो बताइए। तो दिस फिनिशेस योर न्यूट्रिशनल असेसमेंट स्केल। और आप लोग की एक क्लास और बच गई है ना, जीरियाट्रिक असेसमेंट स्केल, वो भी लेकर के खत्म करें। ठीक है, आज की क्लास खत्म करें। कुछ क्वेरी, कुछ पूछना नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू।